सबसे पहले बताइए कि ये असद उमर साहब कहते हैं कि 30,000 टेस्ट काफ़ी है। तो क्या ये आपकी थ्रेशोल्ड है 30,000 टेस्ट रोज़ के? नहीं, ये इस वक्त जो टेस्ट हो रहे हैं मैं उनसे तो बिल्कुल मुतमिन नहीं हूँ। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो टेस्ट करने की सलाहियत है इस वक्त तकरीबन 83 के करीब लेबॉर्ट्रीज़ जो हैं मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में काम कर रही हैं, जिनकी एक शिफ्ट की कैपेसिटी तकरीबन 25,000 के करीब है। और एक शिफ्ट जब कहा जाता है तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन 5 घंटे में एक शिफ्ट मुकम्मल हो जाती है, और अगर इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे किया जाए तो इस टाइम को कम किया जा सकता है। और अगर दिन में 2 से 3 शिफ्टें की जाएँ तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस वक्त 50 से 60,000 टेस्ट जो है वो कम से कम करने चाहिए ताकि हम अच्छे तरीके से बीमारी के फैलाव को देख सकें। हाँ, ये तो दुरुस्त है, लेकिन वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी जो है असद उमर साहब, वो कहते हैं कि 30,000 टेस्ट हो रहे हैं रोज़ के, और ये इत्मीनान बख्श है। देखिए, 30,000 टेस्ट जो हैं अगर आप करेंगे तो दैट इज़ द मिनिमम थ्रेश होल्ड विच वी शुड हैव। और हमारी इस वक्त जो एक शिफ्ट की कैपेसिटी है वो 30,000 को टच कर रही है। तो मेरे अपने ख्याल में 30,000 टेस्ट जो हैं वो मिनिमम इत्मीनान बख्श होने चाहिए। हमारी कैपेसिटी जो है इससे कहीं ज़्यादा है और हमें कहीं ज़्यादा टेस्ट करने चाहिए। और मैं सूबों से ये उम्मीद करता हूँ कि वो अपने टेस्ट जो हैं उनको ऑर्गेनाइज तरीके से, बेहतर तरीके से और प्लान तरीके से आगे बढ़ाएंगे। जी निज़ामी साहब। साहब, ये 25 अरब का आज आपने सुप्रीम कोर्ट का आगे बताया NDMA ने कि उसमें से भी पूरे खर्च नहीं हुए, तो चीफ जस्टिस साहब ने कोई हिसाब लगा के कहा कि 500 अरब मिल चुके हैं, और अगर देखा जाए तो वो इस तरह फ़ी मरीज़ को लाखों करोड़पति बन जाते हैं सब। तो ये जो सारा फंड है, ये कोई सही परसेप्शन है कि ये सही तरीके से स्पेंड नहीं हो रहा, या ऑडिट नहीं हो रहा, या लीक हो रहा है, या कोई ये तो फंड एंटिसिपेटरी भी है ना कि अगर ये वबा बढ़ेगी तो आपको ज़्यादा फंड की ज़रूरत होगी। निज़ामी साहब, मैं चूँकि ये सब्जेक्टिस्ट है कोर्ट में तो मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आपको इतना बताऊँगा कि NDMA को सिर्फ अभी तक 25 अरब मिले हैं, और NDMA ने उसमें तकरीबन 6 अरब के लगभग जो हैं उनको किया है ख़र्च, और उसमें से भी NDMA ने अभी तकरीबन 4 अरब के करीब जो है वो पैसे पेमेंट की है। मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे NDMA में जितनी ख़रीदारी हो रही है वो सारे के सारा हम जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की डायरेक्शन के ऊपर, NCOC की डायरेक्शन के ऊपर करने के बाद इन चीज़ों को मंगवाते हैं। और ये जो ज़्यादातर चीज़ें मंगवाई गई वो बाहर से कुछ मंगवाई गई, कुछ यहाँ पाकिस्तान में ख़रीदी गई, और ये तमाम की तमाम जो है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कॉन्सेंट शामिल था। जी जी। अच्छा जनरल साहब, ये जो बाहर से इमदाद आई कुछ उसकी डिटेल्स क्या हैं, बिलखुसूस चाइना से? मैं आपको इतना बता दूं कि चाइना से जो इमदाद आई है उसमें N95, KN95 और दूसरी किस्म के मास्क शामिल थे। उसमें अभी तक जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इमदाद मिली है उसमें पाकिस्तान आर्मी को मैं शामिल नहीं कर रहा। वो 20 वेंटिलेटर थे, जिसमें 10 पोर्टेबल वेंटिलेटर थे और 10 ICU वेंटिलेटर्स जो हैं वो NDMA को गवर्नमेंट ऑफ चाइना की तरफ से अभी तक मिले हैं। इसी तरह एक इमदाद का पोर्शन जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट को मिला था, और सिंकियांग गवर्नमेंट की तरफ से भी हमारे लिए एक पैकेज आया था जिसमें बाकी चीज़ों के अलावा कोई 25,000 के करीब जो है वो ये सूट भी शामिल थे। मैं यहाँ पे ये भी आपको बता दूं कि ये तमाम तफसील जो है NDMA की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। जो सामान आ चुका है, जो मुख्तलिफ जगहों से कमिटमेंट है, वो सारी की सारी तफसील NDMA की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। जी निज़ामी साहब। जी हाँ, मैंने देखा आप बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ चल रहे हैं, और मैं इसको हम सब अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये मेरा सवाल था कि जो हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं
और जो इस बीमारी के बढ़ने का ख़दशा है, इस वबा का, मूजी का, उसके हवाले से वेंटिलेटर्स काफ़ी है या हमें मज़ीद जो है मंगवाने की ज़रूरत है? मैं आपको इतना, निज़ामी साहब, मैं कोई नंबर तो नहीं कोट करूंगा, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि जो बीमारी की वजह से मेन अफेक्ट इक्विपमेंट और चीज़ों के ऊपर आता है, उसमें सबसे पहले वेंटिलेटर्स होते हैं। और जो हमारा एस्टीमेट है 30 जून का, हम अल्लाह के फजलो करम से उससे 500-600 वेंटिलेटर ऊपर ही होंगे इंशाल्लाह 30 जून को। जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो यहीं से गुफ्तगू कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल साहब। जनरल साहब, ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे, निज़ामी साहब। अच्छा जनरल साहब, ये मैं एक और तरफ से लेकर चलता हूँ आपको कि ये आज सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि मार्केट सैटरडे संडे को भी खुली रहेंगी, ये तो चले, और उन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने अप्लाई भी कर दिया। दूसरी तरफ शेख रशीद साहब ने वज़ीर-ए-आज़म को मना लिया कि शायद 30 ट्रेनें जो हैं वो चलनी शुरू हो जाएंगी। तो लॉकडाउन जो है वो वो अब SOPs में ज़्यादा ज़रूरत है। लॉकडाउन तो अब तकरीबन मेरी परसेप्शन के मुताबिक ज़ाती ना होने के बराबर रह गया। एक तो इसके बारे में बताइए। दूसरा, इसके साथ साथ एक ये बड़ा परसेप्शन रहा है कि लॉकडाउन, प्राइम मिनिस्टर जो है वो कहते हैं मैं नज़रियाती तौर पर इसके हक़ में नहीं हूँ। फिर जो सिंध और बाकी वफाक के दरमियान इस मामले में जो थोड़ी सी कॉन्फ्रंटेशन चलती रही है, या लगता है हमें चलती रही है, लेकिन आपके लेवल पे क्या आपकी सारे सूबों से कोऑर्डिनेशन ठीक है और एक ही ढप पे सब चल रहे हैं? हम लोग जब पहला ट्रांश हमने भेजा था तो हमें ये महसूस हुआ था कि उसकी जो चीज़ें हैं वो डॉक्टर्स तक पूरी तरह पहुंच नहीं रही हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि उस वक़्त के बाद से हम लोगों ने ये फ़ैसला किया था कि फ़ौज की मकामी कोरों के ज़रिए जो है ये सामान मुख्तलिफ़ अस्पतालों में पहुँचाया जाए। और इस वक्त भी तकरीबन 413 अस्पतालों को जो सामान जा रहा है वो फ़ौज की मुख्तलिफ़ कोरों के ज़रिए जाता है, और हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को इसमें बताते हैं। एक दो इश्यूज़ जो हैं वो बीच में रेज़ हुए थे, स्पेशली टेस्टिंग किट्स के हवाले से सिंध गवर्नमेंट्स के कुछ कंप्लेंट थे। तो सिंध गवर्नमेंट को हम जो है जो टेस्टिंग किट्स उस वक़्त किसी तरफ से डोनेशन आई थी, उसमें से 20,000 के करीब किटें उनके पास छोड़ी गई थी, जिसके बारे में उनकी कुछ रिजर्वेशंस थी। वो किट्स विड्रॉ कर ली गई थी, और वो किट्स जो हैं वो पिंडी और इस्लामाबाद में और पंजाब के और KP के मुख्तलिफ इलाकों में इस्तेमाल की गई, और उनके रिजल्ट जो हैं वो वैलिडेट हो गए थे। जी निज़ामी साहब, SOPs के हवाले से मेरा सवाल था कि लॉकडाउन के अब तकरीबन खुल गया है काफ़ी हद तक, अब SOPs से ज़्यादा एम्फेसिस है, तो क्या SOPs को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कोई स्ट्रेटजी है आपके पास? देखिए, बेसिकली जो SOPs हैं, जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं और जो एडवाइजरीज़ हैं, वो तमाम सूबों के साथ शेयर की गई हैं, बशमूल आज़ाद कश्मीर और नॉर्दर्न एरिया जिसमें गिलगित बल्तिस्तान है और हमारा इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है। मैं आपको ये बता दूं कि ये प्राइमरीली उन SOPs को लागू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ रहती है, और हम पूरी तरह उनके साथ कोऑर्डिनेशन में हैं ताकि वो SOPs को पूरी तरह लागू किया जा सके। जी जी, अच्छा जनरल साहब, ये आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभी निज़ामी साहब भी बात कर रहे थे सिंध हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की, एक बहस छिड़ी 18वीं तरमीम की इस कोरोना की वबा के दौरान भी, फिर उसमें NDMA का रोल भी आया, आइनी इख्तियार भी आया। बतौर चेयरमैन NDMA का आइनी मैंडेट क्या है और इस सारी वबाई कैफियत में आपका किरदार क्या है आइन के एतबार से? मैं आपको बताऊं कि 18वीं तरमीम के बाद जो है आपको पता होगा कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट का महकमा भी हेल्थ के साथ साथ सूबों को डिवॉल्व कर दिया गया हुआ है। NDMA का काम फेडरल लेवल के ऊपर जो फेडरल गवर्नमेंट काम करना चाहे उसमें हम हाथ बटाते हैं।
मेनली एनडीएमए का काम जो है वो कोऑर्डिनेशन का है और उसी को हम सर अंजाम दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला किया था कि वो सूबों को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, टेस्टिंग किट्स और वेंटिलेटर्स प्रोवाइड करेंगे, वो हमारे थ्रू हो रहा है।